में रुक कर रही हूं। अनवर पाशा जी, वो जो सवाल मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि साहब ये मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी के लिए सारा का सारा खेल हो रहा है क्या? आप बिहार से आते हैं सर, बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव है और खासतौर से वो सीमांचल वाला रीजन, 24 सीटें सीमांचल की, और पिछली बार वहां पर महागठबंधन या आरजेडी को अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा नुकसान एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से पहुंचा था। 5 विधायक जीत लिए थे उन्होंने, 24 सीटों में से 5 सीटें जीत कर ले गए थे। एनडीए 12, आप लोगों का महागठबंधन जो है वो 7 पर सिमट कर रह गया था। तो वही मुसलमान किसी तरीके से मजबूती के साथ हमारे पाले में आ जाएं, उन्हीं के लिए सारी पोस्टरिंग की जा रही है क्या अनवर पाशा जी? रोमाना जी, मैं आपके सवाल पे जवाब दूंगा, इससे पहले मुझे आप 15 सेकंड दीजिए जी। एक को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन गई है, सवाल जो विरोध है सीए का आज भी कायम है। जो सेकुलर जहन के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सब ये सवाल आज भी उस सवाल को उठाते हैं। इस देश की नागरिकता का आधार क्या होगा? धर्म होगा, धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और छीनी जाएगी। सीए में धर्म को आधार बनाया गया कि अगर इन पड़ोसी राज्यों देशों से कोई हिंदू आता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, मुसलमान आएगा तो नहीं दी जाएगी। ये है ऑब्जेक्शन का बिंदु। सर, धर्म के आधार पर उत्पीड़न को एक सेकंड मुझे लगता है इस पर भी जरा क्लैरिटी रखनी चाहिए ना, इस पर भी क्लैरिटी ले लीजिए अनवर पाशा साहब। अनवर पाशा साहब, आप ही ने सवाल उठाया, अब अगर मैं जवाब दे रही हूं सर तो आप भाग रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं तो आप भाग रहे हैं अनवर पाशा साहब। देखिए, धर्म के आधार पर उत्पीड़न जिन अल्पसंख्यकों का हो रहा है उन्हें भारत नागरिकता देगा सर। अब धर्म के आधार पर सर अल्पसंख्यक पाकिस्तान में मुसलमान तो हो नहीं सकता है सर। बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न, वहां पर मुसलमान का तो होगा नहीं सर। अल्पसंख्यक वहां पर सर हिंदू ही हैं, अल्पसंख्यक वहां पर सर ईसाई हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का जिक्र किया गया। इसको राजनीतिक रंग में रंग देना, इसको लेकर भ्रम फैलाना, और आज भी जब हम वक्फ को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर तो आप लोग बार बार सीए की ढाल लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा वक्फ पर ही रहिए ना, उसी पर बता दीजिए क्या आपत्ति है। और मैं तो वक्फ से भी आगे बढ़कर कह रही हूं कि सीधे सीधे ये वोटों की गोलबंदी के लिए राजनीतिक दल जिस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं, क्यों ना कहा जाए सिर्फ वोट बैंक के लिए। अनवर पाशा। अच्छा, अनवर पाशा से हमारा संपर्क, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। अनवर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त। यही सवाल मेरा राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह का रुख करते हैं। विनय जी, ये चुनावी बिसात के चक्कर में विरोध इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या वक्फ का? विनय सिंह। ये मुझे लगता है कि देश जो है वो राजनीति से ऊपर है और चुनाव से परे। चुनाव हर 5 साल में आते जाते रहेंगे। देश कई हजार सालों से रहा है, कई लाख सालों तक रहेगा, उसके आगे भी। मैं एक चीज गौर कर रहा हूं रोमाना जी, कि मैं यास्मीन फारूकी जी को देख रहा था, देखने में, बोलने में, लहजे से एक बड़ी सभ्य महिला, और हमेशा मैं अलग अलग विषयों पर उनको सुनता रहा हूँ। सीए पर वो विरोध करती रही कि लुट गए, बर्बाद हो गए टाइप, धारा 370 पे, पीएफआई पे एक टेररिस्ट आउटफिट था उसके बैन का विरोध कर रही थी, तो भी भाषा सभ्य थी उनकी। अतीक अंसारी मर गया, उसकी हत्या हो गई, इस बात पे कभी चर्चा नहीं किया इन्होंने कि अतीक वही आदमी है जो मदरसा में माइनर बच्चियों को उठवा करके किसने रेप करवाया क्योंकि मदरसे की जमीन उसको हड़पनी थी। खैर, मैं आज की बात पे आ रहा हूँ। मैं पहली बार उनको आज आपात होते देख रहा हूँ। देश को उन्होंने कुत्ता कह दिया। ये देश हमारा भी है और यास्मीन फारूकी जी का भी। मुझे लगता है कि इस पे घोर आपत्ति होनी चाहिए। प्रेम जी ने उठाया, इस पे घोर आपत्ति होनी चाहिए। हमारे देश को, इस देश जो देश उनका भी है, उस देश को कुत्ता कह रही है, धारा प्रवाह गालियां दे रही है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। मैं अलग अलग देशों का उदाहरण दे रहा हूं तो बोल रहे हैं कि ये उदाहरण को रद्दी की टोकरी में डालो, ये उदाहरण देने नहीं है। अरे भाई, तो इस देश का विनय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर। आपत्ति यहाँ पर हम सब ने दर्ज कराई है उनकी इस भाषा को लेकर। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ है नहीं यास्मीन फारूकी। उन्होंने जिस तरीके का शब्दों का चयन किया वो वाकई में बेहद शर्मनाक था। हमारे साथ अब इस पैनल में यास्मीन फारूकी जी नहीं है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जरा उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए सर। जी जी जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये शुद्ध रूप से अंग्रेजों के समय से जो 1923 से शुरू हुआ और कांग्रेस के समय में, अलग अलग समय में जो अमेंडमेंट्स हुए, आज सरकार है नहीं कांग्रेस और उनके मित्रों की, इसलिए अमेंडमेंट तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस विरोध के बहाने जो राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
और अंग्रेजों से लेकर के अभी तक जितने अमेंडमेंट्स हुए उससे न मुसलमानों का भला हुआ है न देश का भला हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो लोग इस वक्त कानून के संशोधन का विरोध कर रहे हैं वह मुसलमान के विरोधी हैं। और जो भी व्यक्ति मुसलमानों को वोट बैंक समझता है या जो भी संगठन समझता है मुसलमानों को जो जागरूक है वो इस बात को समझ रहे हैं कि वह मुसलमानों के एंटी आदमी है, वो मुसलमान विरोधी संगठन है। ठीक है, निगत का मैं रुक कर रही हूँ। निगत कुछ कमी पेशी हो सकती है जिसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन सिरे से खारिज कर देना कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है, इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं है, जबकि सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि साहब मंशा आप देखिए और मंशा सिर्फ सुधार की है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ और जिस तरीके से वक्फ का दुरुपयोग होता आया, वक्फ का जो मकसद था वो तो इन 70-75 सालों में हासिल हो नहीं पाया, तो फिर क्यों ना उसमें बदलाव किया जाए? जरूरत है उसमें बदलाव की, सुधार की। रोमाना जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो स्वागत कर रहे थे, हम कहा कह रहे थे, हम कहां खारिज कर रहे थे, हम तो स्वागत कर रहे थे। और स्वागत कर रहे थे तभी तो 44 अमेंडमेंट दिए थे ना विपक्ष ने। मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी कितने अमेंडमेंट इन्होंने एक्सेप्ट करी, सब फाड़ कर फेंक दिए। जैसे इन्होंने जहन में संविधान के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए, वैसे इन्होंने जेपीसी में हमारे जो जितने भी विपक्ष ने इन्हें राय दी थी, मशवरा किया था और अमेंडमेंट्स करने को दिए थे और जितनी भी चीजें बताई थी वो सब फाड़ के फेंक दिए इन्होंने। पूछिए इनसे क्यों। और मैं तो बोल रही हूँ भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हो रहा हो क्योंकि जांच का विषय है, इन्होंने जांच करी होगी। मैं तो लगातार पूछती आ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि पिछले 11 वर्षों से आपकी सरकार है, वक्फ आपके लिए बड़ी चिंता का विषय था, तो सरकार बता दे स्टेट वक्फ बोर्ड से या सेंट्रल काउंसिल वक्फ से कितनी बार इन्होंने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि 11 साल में एक बार तो मांगी होगी, क्योंकि इन्होंने एक दफा भी रिपोर्ट नहीं मांगी, एक दफा भी इन्होंने पूछा नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो बताओ कैसे हो रहा है। और इन्हें पता कैसे चला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला। क्या देश की सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चलेगी क्या अब? क्योंकि रिपोर्ट तो इनके पास दिखाने को है नहीं। तो मैं तो सवाल पूछ रही हूं कि किस आधार पर आप इस बात को रख रहे हैं और आपने क्या क्या चेंजेस करे, क्योंकि आप कर सकते थे और क्या जरूरत थी। जैसे मैंने पहले भी पूछा है कि क्या जवाब ले रही हूं, मैं इस पर जवाब कर रहे थे, आप पब्लिक पर्पस कर रहे थे तो डाल देते ना। शुक्ला जी, ये भी वाजिब सवाल है जो बार बार सरकार की नीयत को लेकर पूछा जाता है कि साहब 2014 के बाद से देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 60%, 70% ऐसा रहा जो बीजेपी शासित रहा, और अभी भी कुछ कमोबेश यही आंकड़ा है। अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की या डबल इंजन की सरकारें हैं, और हम सब जानते हैं चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या फिर स्टेट के वक्फ बोर्ड हो, वहां पर नियुक्तियां तो अभी भी सरकार ही करती है। तो फिर ऐसे में पिछले 11 साल में कम से कम वो 60%, 70% आबादी जिस पर बीजेपी या एनडीए शासित राज्य जो है वहां पर तो सुधार हो सकता था, बेहतर लोगों को वहां पर शामिल किया जा सकता था, नियुक्ति उनकी की जा सकती थी और कुछ काम मुसलमानों के हितों में किया जा सकता था, सर या नहीं? निश्चित किया गया, निश्चित किया गया, बेहतर लोगों को नियुक्त किया गया। और वक्फ का जो है विधेयक बनाने के पहले, उस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले 1 करोड़ से अधिक सुझाव लिए गए। उसमें जो है 285 से अधिक संगठनों के जो है विमर्श किया गया, उसमें तमाम वक्फ बोर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिया गया। और जहां तक बात करें कि कैसी लोग जो है अतिशयोक्ति अलंकार में जीने वाले लोग कि फाड़ कर फेंक दिया, ऐसा फाड़ कर फेंका नहीं जाता। जेपीसी में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अमेंडमेंट आया तो उस अमेंडमेंट में जेपीसी के सदस्यों के बीच मतदान हुआ, और मतदान जो है वो हमेशा ये लोकतंत्र जो है बहुमत की प्रक्रिया के अनुकूल जो है क्रियान्वयन करने का यहाँ परंपरा है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल जो जेपीसी के अमेंडमेंट नहीं मंजूर हुए, जो मंजूर होने थे मंजूर हुए। इसमें जो है फाड़ कर फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, छाती पीट रहे थे, इस तरह के अतिशयोक्ति अलंकार से कुछ होता जाता नहीं है। बेहद लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके एक बेहतरीन कानून बनाया गया है। उस कानून का लाभ गरीबों को होगा, उस कानून का लाभ पसमानदा को होगा। अब उस पर जो है अगर किसी को आपत्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय आए हैं। हम जो प्रदर्शनों का विरोध कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो प्रदर्शन, क्या कोई उसका समर्थन कर सकता है? इस तरह के प्रदर्शन, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा इंटरजेक्ट नरसंहार करने की गतिविधियां
बिल्कुल वक्फ सर, कानून शांतिपूर्ण के आड़ में प्रदर्शन न का किया अधिकार जाए। संविधान देता है। हिंसा की तो कोई भी इस देश के अंदर वकालत कर ही नहीं सकता, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो वाकई में शर्मसार करने वाला है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर जो केंद्रीय बल है उनकी भी तैनाती अभी भी वो चल रही है वहां पर। जल्दी से अनवर पाशा साहब का बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अनवर पाशा जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, रोमाना क्योंकि जी, यहाँ मैं 10 पर सेकंड का सवालों में इंटरेक्शन विपक्ष चाहती की सिर्फ चुनावी राजनीति साधने के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। अनवर पाशा। देश की जनता जानती है कि चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक पोलराइजेशन कौन कर रहा है, किसको सांप्रदायिक पोलराइजेशन से फायदा होता है। सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, पूरे देश को मालूम, बताने की जरूरत नहीं। रही बात वक्त के हक में बोलने की, तो यह हक संविधान के हक में बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, तमाम संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको खत्म करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, बार बार कहा जा रहा है, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं और अब जी। किसी महान व्यक्ति को आपने विश्लेषक के रूप में बिठा रखा है वो भी कह रहे हैं इस बात को कि यहाँ जो ये कानून बनाया जा रहा है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं था, हमेशा सरकार का हस्तक्षेप था। नहीं नहीं सर, मैंने अभी उसी को लेकर ये सवाल जो पूछा होता था है, कि नियुक्तियां जो हैं वो सरकार करती है उससे। ठीक है, समय इतना ही है, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस देश की राजनीति में मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है, इस देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, देखिए जनता जो है वो बहुत समझदार है और इस सवाल का जवाब तो मैं जनता के विवेक पर ही छोड़ देती हूँ, वो अपने आप तय कर लेगी। उसकी नजर में कौन इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, कौन इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति और राजनीति में धर्म, ये हिंदुस्तान में हम वोटर्स के लिए कोई नई बात तो है नहीं, पर चिंता की बात यह है कि सियासी नफा नुकसान के इस गणित में आम आदमी का नुकसान ना हो जाए, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। चिंता इस बात की है कि धर्म वाली ये राजनीति समाज में कहीं ऐसी खाई ना पैदा कर दे जो फिर भरी ना जा सके। और चिंता की बात यह भी, हर पक्ष की ओर से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, आग में घी डालने का काम किया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत की आग भड़काने की राजनीति की जा रही है। अपील है आप सबसे, और वो भी हाथ जोड़कर, इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल ना हो जो समाज में भेद पैदा करने वाली हो, समाज को बांटने वाली हो। और नेताओं का तो काम है, ये तो इसी तरीके से बोलेंगे, जनता को लेकर अपनी समझदारी दिखानी है। वक्फ कानून का मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट कानून के संवैधानिक पहलुओं पर गौर कर रहा है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए, ना भ्रम फैलाइए और ना भ्रम फैलने दीजिए।